मूवी की शुरुआत एक गैंगस्टर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम शेन था, जो कि लोकल गैंगस्टर के बीच में एक जाना माना गैंगस्टर समझा जाता था क्योंकि वो किसी से नहीं डरता था और यहाँ तक कि अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले को कत्ल करने से भी वो जरा नहीं हिचकिचाता था। और यहाँ पे वो एक माफिया बॉस का फेनरल अटेंड करने आया था और यहाँ पे वो रोने के लिए नहीं आया था बल्कि इसी माफिया के एक दूसरे लीडर को मारने के लिए आया था। और जब हर कोई चुकन्ना नहीं था तो वो फौरन से पिस्टल निकाल के अपने टारगेट को शूट कर देता है और अब गन फायरिंग की आवाज सुन के पुलिस भी अंदर भागती है और जिसके बाद फौरन से वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पे तैनात पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और अब एक लंबी रेस स्टार्ट होती है। पुलिस इंस्पेक्टर होनाई शनाई को पकड़ ही लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक पल में ऐसा लगता है जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर होनाई शनाई पे ओवर पावर हो जाएगा, लेकिन दूसरे पल में ही शेन लोहे से बना हुआ पॉट इंस्पेक्टर की आंख में घुसा देता है और इस लड़ाई में इंस्पेक्टर होनाई अपनी एक आंख खो बैठता है और अब होनाई पिस्टल निकाल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और शेन उसकी गन छीन के वहाँ से भाग जाता है। और अब 4 साल गुजर जाते हैं। शेन अब पुलिस से छुपते हुए अंडरग्राउंड की जिंदगी गुजार रहा है और अब एक दिन शेन के डॉक्टर नीना उसे कॉल करके बताती हैं कि उसकी दादी की हालत बहुत सीरियस है और वो आखिरी बार उनसे मिलने के लिए आए। शेन का उसकी दादी के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है और वो पिछले 4 सालों से अपनी दादी से मिला नहीं और वांटेड होने के बावजूद वो रिस्क लेके अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर दादी को बचा नहीं पाते। नीना गैंगस्टर की डॉक्टर है, यानी वो गैंगस्टर जो कि पुलिस की गोली लगने से घायल होते हैं, वो इनका इलाज करती है। रात को नीना शेन को छोटा बैग देते हुए कहती है कि इसमें वो पैसे हैं जो कि तुम दादी को बेचते रहते थे और इनमें से उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इसमें एक घड़ी भी होती है जो उन्होंने खास शेन के लिए खरीदी थी, जो कि उसे अभी भी बच्चा ही समझ रही थी। दादी की इस आखिरी निशानी को शेन इमोशनल होके पहनता है। अब शेन नीना को बताता है कि वो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता है जिससे अंडरवर्ल्ड में उसका नाम हो। अब नीना उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती है और उसे बताती है कि उसे आखिरी स्टेज का लंग कैंसर हुआ है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अब गैंगस्टर बनने से बेहतर है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। सड़क के किनारे लवारिस मौत मरने से बेहतर है कि वो एक इज्जतदार मौत मरे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर होनाई अभी भी शेन की तलाश में था। उसे लगता है कि डॉक्टर नीना शेन के कांटेक्ट में है और इसलिए वो डॉक्टर से शेन का पता पूछता है, लेकिन डॉक्टर नीना उसे कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन अपनी मौत को सुन के काफी हद तक डर गया था और अब शेन टेंपल में प्रे कर रहा था जहाँ पे वो गॉड से उसे गाइड करने के लिए कह रहा था उसे गैंगस्टर बनना चाहिए या उसे सरेंडर कर देना चाहिए। वो डाइस फेंकता है तो भगवान का कॉल यही आता है कि उसे सरेंडर करना चाहिए। अब वो अगले दिन खुद को सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उसे लगता है कि उसे देखते ही पुलिस स्टेशन में तहलका मच जाएगा, लेकिन उसे हैरानगी होती है कि उसका नाम बताने पे भी कोई उसे नहीं पहचानता। उसे मामूली मुजरिमों के साथ खड़ा किया जाता है जिससे शेन इंसल्टेड फील करता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे लगे 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की फोटोज पे जाती है जो पेपर से ढके हुए हैं और शेन को लगता है कि लिस्ट में पहला नाम उसी का होगा, लेकिन जब वो उसे देखता है तो लिस्ट में उसका नाम 3rd यानी तीसरा होता है और इससे उसे अपनी औकात पता लगती है और अब वो खुद को ज्यादा इंसल्टेड फील करता है। लिस्ट में नंबर 1 पे होता है बुलहेड और नंबर 2 पे था होंकी। अब उन दोनों का नाम खुद से पहले देख के शेन समझ जाता है कि अब तक वो गलत फहमी में जी रहा था कि वही देश का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये 2 गुंडे तो उससे भी ऊपर हैं और अब वो कुछ फैसला करता है और वो नीना से मिलता है और चूंकि डॉक्टर नीना क्रिमिनल्स के बारे में सब कुछ जानती है और वो डॉक्टर नीना से उन दोनों के बारे में सब कुछ पूछता है और होंकी के ऊपर तो पुलिस वालों के मर्डर का भी इल्जाम है और नंबर 1 क्रिमिनल बुलहिट ने अब तक 30 लोगों को मार डाला है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। और अब शेन अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं मरने से नहीं डरता, मुझे इस बात का डर है कहीं मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मामूली समझ के भुला ना दे और ये सोच मेरे लिए मौत से ज्यादा दर्दनाक है। और अब शेन अपने दोस्त से एक फेवर मांगता है और वो अपने दोस्त को मदद के लिए कहता है जिसकी हेल्प से वो डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लेते हैं ताकि डॉक्टर उसकी हेल्प करने को तैयार हो। और यहाँ पे एक बार फिर से वो अपनी विश को एक्सप्रेस करता है और वो चाहता है कि मरने से पहले हर कोई उसके नाम को जाने और इसीलिए वो लिस्ट में
मौजूद नंबर 1 और नंबर 2 गैंगस्टर को मारना चाहता था ताकि वो देश के सबसे खतरनाक क्रिमिनल के तौर पे पहचाना जाए। दरअसल इन क्रिमिनल्स के बारे में वो उस डॉक्टर से जानकारी हासिल करना चाहता था और इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर नैन पहले कर चुकी थी और अपने बेटे की सेफ्टी के लिए अब डॉक्टर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। तो डॉक्टर नीना उसे बताती है कि 20 साल पहले होंकी एक बार में बैठा था। पीछे 2 लोगों के दरमियान में गोलीबारी हुई जिसमें से एक गोली होंकी के सर पे लगी और वो जख्मी हालत में मेरे पास आया और चूंकि इतनी क्रिटिकल सर्जरी मैं कर नहीं सकती थी तो होंकी ने भी किसी और से सर्जरी नहीं करवाई और वो आज भी उस बुलेट को अपने सर पे लेके घूमता है और पेन किलर लेके जी रहा है। वो महीने का पूरा स्टॉक मुझसे ले जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों से वो पिगी नाम की एक लड़की को मेरे पास भेज रहा है। जहाँ तक दूसरे गैंगस्टर बुलहट की बात है, वो पिछले 5 सालों से गायब है और 5 साल पहले वो जख्मी हालत में मेरे पास आया था और उसने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था जो मैंने पोस्ट नहीं किया। और अब डॉक्टर नीना शेन को वो लेटर भी देती है और इस पे किसी नर्सिंग होम का एड्रेस होता है और लेटर पे एक अच्छी एडवाइस लिखी होती है। अब शेन डॉक्टर नीना की शॉप पे नजर रखने लगता है। एक रात जब पिगी मेडिसिन लेने आती है तो वो पिगी का पीछा करता है और डॉक्टर के बेटे को सही सलामत छोड़ देता है। अब वो देखता है कि पिगी एक सैलून में चली जाती है और वो इस सैलून के सामने का एक फ्लैट किराए पे ले लेता है और रूम की खिड़की से वो देखता है कि होंकी कुछ लोगों के साथ सैलून में आता है। होंकी एक शॉर्ट टेम्पर और वियर्ड किस्म का एक खतरनाक इंसान है। छोटी सी बात में वो अपने ही आदमियों को बुरी तरह से मारता है और हर रात वो अपने से आधी उम्र की पिगी पे अत्याचार करता है और पिगी भी किसी वजह से उसका जुल्म सह रही है। अब सामने की विंडो से शैन ये सब कुछ देख रहा था। अब होंकी को नीना के कॉल रिकॉर्ड से एक बात पता चलती है कि उसकी कॉल लिस्ट में एक अनजान नंबर था जहां से हर महीने उसे एक कॉल आता है और कॉल की लोकेशन वही जगह थी जहां पे शैन रह रहा था। अब यहाँ पे दूसरे दिन शैन शेव करने के बहाने पिगी के सैलून चला जाता है और अभी पिगी उसकी शेव कर ही रही थी कि यहाँ पे होंकी आ जाता है और पिगी के हाथ से उस्तरा लेके शैन की शेव करने लगता है और फिर वो अचानक से शेन से पूछता है कि तुम सामने वाले होटल से मुझ पे नजर क्यों रखे हुए हो। लेकिन शेन भी घड़बड़ा नहीं जाता। वो एप्रन के नीचे से अपनी गन तैयार रखता है। अब होंकी को गलतफहमी हुई थी कि शेन पिगी को पटाने की कोशिश कर रहा है और तभी सैलून पे पुलिस आ जाती है। होंकी के रॉन्ग पार्किंग को देख के वो पूछताछ करने आई थी और अब पिगी मौका देख के होंकी के हाथ से उस्तरा ले लेती है और शेन को यहाँ से जाने को कहती है। जब शेन होटल में आता है तो वो देखता है कि होंकी के गुंडों ने उसके कमरे की तलाशी ली है और उसका कोट भी फाड़ा हुआ है। अब रात को जो ही होंग सैलून वापस आता है तो शेन हमले की तैयारी करता है। होंग अभी तक सुबह का वाकया भूला नहीं। उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में पिगी इस जवान लड़के के साथ गुलछड़े उड़ाती है और वो उसे पनिशमेंट देने की सोचता है। और अब सैलून से बाहर शेन होंकी के बॉडीगार्ड को मार देता है और खुद सैलून में घुस जाता है। और अब होंकी भी अपने इनर सेंस से खतरे को भांप लेता है और वो चाकू लेके हमले के लिए तैयार रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर होनाई भी इस सैलून पे नजर रखे हुए था और सैलून के अंदर शैन होंगी पे हमला करता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब शैन उस पे ओवरकम कर लेता है और अब होंगी सैलून से जान बचा के भागता है और शैन उसका पीछा करने लगता है। और अब जब बाहर खड़ा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर होनाई उन दोनों को देखता है तो वो भी उनका पीछा करने लगता है और एक मुकाम पे पहुँच के वो होंगी को छोड़ के शैन को दबोचता है। और अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है क्योंकि शैन का टारगेट होनाई नहीं था और इसीलिए वो इंस्पेक्टर होनाई को बेहोश करके यहाँ से भागता है और अब वो होनाई का पीछा करने लगता है और एक मुकाम पे पहुँच के वो उसे पकड़ लेता है। होंकी समझ नहीं पाता कि ये कौन शख्स है जो इस तरह से उसके पीछे पड़ा है और शेन उसे कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि मेरा नाम शेन है और आज से दुनिया का नंबर 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मैं ही हूँ। इतना कह के वो होंकी को शूट कर देता है और फिर वो सैलून वापस लौटता है। और शेन चूंकि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता था और वो पिगी से कहता है कि अगर इस गंदगी से निकलना चाहती हो तो चलो, और जाते जाते वो होंकी के गुंडों को भी गोली मार देता है। और अब वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे जहाँ पे पिगी उसे बताती है कि मेरी माँ ने होंकी से शादी की थी और वो होंकी के लिए ड्रग डीलिंग का काम करती थी और उसे 15 साल की सजा हुई। उस वक्त मैं छोटी थी और होंकी ने मुझे सहारा दिया। और अब शेन कार से घड़ी निकाल के कार पिगी के हवाले करता है और वो पिगी से कहता है कि तुम आजाद हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। और अब पिगी शेन से पूछती है क्या तुम मुझे फिर से मिलोगे, लेकिन शेन के पास कोई जवाब नहीं होता और पिगी उसे नर्क से निकालने वाले मसीहा को जाता हुआ बस देखती रह जाती है।
होंकी के मर्डर से मीडिया में तहलका मच जाता है और मीडिया को लगता है कि शहर में गैंग वार शुरू हो गई है और टीवी पे अपने नाम के चर्चे सुन के शेन बहुत ज्यादा खुश होता है। और अब शेन का अगला टारगेट था दुनिया का नंबर 1 क्रिमिनल बुलहेड। अब वो उस नर्सिंग होम में जाता है जहाँ पे बुलहेड की माँ को रखा गया था और यहाँ पे उसे पता लगता है कि बुलहेड की माँ का 3 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है और नर्सिंग होम वाले शेन को उसकी राख और अस्थियां देते हैं जो कि फाइनल रिचुअल के इंतजार में है। और उसकी माँ के सामान में उसे एक बुक मिलती है जो कि एक स्पिरिचुअल सेंटर की है और उस बुक के फर्स्ट पेज पे भी वही मैसेज लिखा था जो कि बुलहेड ने अपनी माँ को हाथ में लिखा था और इस मैसेज में लिखा था कि अपने सारे गुनाह छोड़ के एक नया इंसान बनो और यही तुम्हारा नया जन्म है। और अब शेन उस पिंगो सिटी जाता है और इन खूबसूरत वादियों में बने उस स्पिरिचुअल सेंटर में जाता है और वहाँ जाते ही उसे एक सूप पिलाया जाता है। अब सूप पी के वो एक हॉल में जमा होते हैं जहाँ पे गुरु योंग से वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को अच्छाई के वचन सुना रहे थे। तभी यहाँ पे बैठे शेन को अचानक वॉमिटिंग होती है और उसके मुंह से काला पानी निकलता है और जब शेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ का डॉक्टर ने बताता है कि शेन के पास से जो मेडिसिन मिली है उसे लगता है कि उसे कैंसर है। अब योंग से शेन से कहता है कि तुम्हारी वॉमिटिंग के जरिए से काला पानी बाहर आया, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे शरीर में गंदगी है जो तुम्हारे काम और सोच की वजह से आई है और इस पाकीज़ा जगह पे आने से वो सारी गंदगी बाहर आ गई है। अब योंग से शेन से कहता है कि मेरे अगले सेशन अटेंड करो, तुम और अच्छा फील करोगे। अब शेन जब इस सेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पे एक लेडी अपना एक्सपीरियंस बता रही होती है, लोगों को बताती है कि किस तरह से स्पिरिचुअल सेंटर ज्वाइन करने से उसका कैंसर ठीक हुआ है और उसे एक नई जिंदगी मिली है और जिसके लिए मैं गुरु योंग से की थैंकफुल हूँ। अब योंग से कहता है कि हमारी सोच और हमारे काम ही हमारी असल पहचान है। अब योंग से की बातों से शेन इन्फ्लुएंस होने लगता है और योंग से उसे यहाँ आने का कारण पूछता है और शेन उसे बताता है कि मैं बुलहेड की तलाश में यहाँ आया हूँ। और अब ये नाम सुन के योंग से उससे कहता है कि या तो तुम पुलिस ऑफिसर हो या गैंगस्टर। और शेन उससे कहता है कि मैं उसे एक पर्सनल चीज उसे लुटाने आया हूँ और ये चीज मैं पर्सनली तौर पे उसे देना चाहता हूँ। अब योंग से उसे कब्र के पास लेके आता है और उसे बताता है कि बुलहेड यही दफन है और वो उसे बताता है कि 5 साल पहले बुलहेड पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और इसी स्पिरिचुअल सेंटर में आया था। उस वक्त मैं डॉक्टर था और मौत की दहलीज में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं पापी हूँ, मैं मुक्ति के काबिल तो नहीं, शायद मौत ही मेरा इलाज है। और मरने से पहले उसने हमें ऐसी बातें बताई जो सिर्फ हम ही जानते थे। तब मैं समझा कि हर आदमी में गायबी बातें होती हैं लेकिन हम वो खुद भी नहीं जानते और गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अब योंग से उससे कहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से तुम्हें ठीक करूंगा। तो शेन सोचता है कि बुलहेड जैसे आदमी का यहाँ पे आके मन हल्का हुआ तो मुझे भी यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए और वो भी स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलने का सोचता है। और अब यहाँ पे उस पे कुछ रिचुअल परफॉर्म की जाती हैं और शेन अपने पापों को याद करके रोने लगता है और दूसरे दिन वो खुद को हल्का और खुश महसूस करता है। एक दिन योंग से शेन से पूछता है कि तुम बुलहेड की क्या चीज उसे वापस करना चाहते हो और शेन उसे बताता है कि उसकी माँ की राख। और अब शेन का एक्सरे निकाला जाता है। डॉक्टर इस एक्सरे को देख के कहते हैं कि इसे देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और वो इसे बताता है कि तुम्हारे कैंसर के जरासीम अंदर ही अंदर मर रहे हैं और जिससे लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर की बातें सुन के शेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्सरे को खींच लेता है जिससे वो फट जाता है और डॉक्टर कहता है कि शेन का कैंसर ठीक होना एक चमत्कार है और उसकी सोचों में जो चेंजिंग आई है शायद उसी का ये नतीजा है। और अब शेन यहीं पे स्पिरिचुअल सेंटर में रहने का इरादा करता है। वो अपनी गन को इसी जमीन के अंदर गाड़ देता है लेकिन स्पिरिचुअल सेंटर को ज्वाइन करने से पहले उसे अपनी तमाम दुनियावी चीजें सेक्रीफाइस करनी थी। तो अब शेन अपने साथ लाए हुए सारे पैसे यहाँ तक कि अपनी दादी की दी हुई घड़ी भी अग्नि के हवाले करता है और बुलहेड की माँ की हस्तियाँ योंग से के हवाले करता है। अब एक दिन एक औरत अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए इसी स्पिरिचुअल सेंटर आती है। अब शेन इस बच्चे को सूप देता है और इसके बाद वो बच्चा काले पानी की वॉमिटिंग करता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब शेन को इस बच्चे पे दया आती है और वो योंग से के खिलाफ जाके इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। और अब बच्चे को इतनी देर बेहोश देख के योंग से के चेले एक दूसरे से कहते हैं कि शायद हमने सूप में ज्यादा ही दवा मिला दी और अब वो शेन पे भी गुस्सा होते हैं। और जब शेन डॉक्टर के पास आता है तो देखता है डॉक्टर उस बच्चे की माँ को वही फटा हुआ एक्सरे दिखा के कहता है कि तुम्हारे बच्चे का चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो गया है। और ये वही एक्सरे थे जो उस दिन उसने शेन को दिखाए थे। और अब अपने बच्चे की हेल्थ को लेके माँ टेंशन में आ जाती है और वो योंग से के सामने गड़गड़ाने लगती है कि उसके बच्चे को बचाया जाए। अब दूर खड़ा हुआ शेन
योंगसी के काले धंधे को पहचान जाता है और रात को वो योंगसी के कमरे में जाता है जहाँ पे एक छुपा हुआ तहखाना होता है और इस तहखाने में एक खूबसूरत सा बेडरूम होता है जिसमें तमाम किस्म की लग्जरीज होती हैं। और यहाँ पे योंगसी उस बच्चे की माँ से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें इन तमाम दुनियावी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। और यहाँ पे ये औरत भी शेन की तरह सारी चीजें और ज्वेलरी उस बॉक्स में रख के अग्नि के हवाले कर देती है, लेकिन वो बॉक्स आग से गुजर के नीचे योंगसी के बेडरूम में जाता है। और यहाँ पे शेन खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और वहाँ शेल्फ पे इसी तरह के हजारों बॉक्स पड़े थे। अब यहाँ पे शेन को उसका बॉक्स भी मिलता है लेकिन वहाँ से पैसे गायब थे, सिर्फ दादी की घड़ी पड़ी होती है। और अब शेन समझ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर में योंगसी दूसरे लोगों को बेवकूफ बना रहा है और यहाँ पे उस औरत पे भी वही स्पिरिचुअल परफॉर्म की जाती हैं। और अब योंगसी उस औरत के बाल काटने जाता ही है कि तभी वहाँ पे शेन आ जाता है और इस औरत को ज्वेलरी, सामान और पैसे देके यहाँ से जाने को कहता है। और अपनी ये चीजें देख के वो औरत भी समझ जाती है कि असल सच्चाई क्या है। और अब योंगसी के चेले शेन को दबोच लेते हैं। अब योंगसी उस औरत के हाथ में चाकू देके उसे शेन को मारने को कहता है, लेकिन डिप्रेस हुई ये औरत खुद का ही गला काट देती है। अब वही खंजर शेन के पेट में भी मार दिया जाता है और योंगसी अपने चेलों से कहता है कि इन दोनों को नर्क भेज दो। और अब इन दोनों को कफन में बांध के एक दूर दराज जगह में दफना दिया जाता है। अब रात को योंगसी अपने आलीशान बेडरूम में आता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे लोग उसके गैंग के मेंबर हैं और वो औरत जो कि कैंसर ठीक होने का झूठा बहाना बना रही थी वो दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब जमीन में दफन हुआ शेन अपने विल पावर से जमीन से बाहर आ जाता है और यहाँ से वो सीधा बुलहट की कब्र पे जाता है और उसकी कब्र को खोदता है तो वो देखता है कि कफन में कोई नहीं होता, सिर्फ एक फोटो पड़ा होता है क्योंकि उस फोटो में योंगसी अपनी माँ के साथ दिखाई देता है। मतलब साफ था कि योंगसी ही बुलहट था जो प्लास्टिक सर्जरी करके योंगसी बना था और उसने लोगों को ठगने का एक नया धंधा स्टार्ट किया था। अब गुंडागर्दी में इतना पैसा नहीं जितना मजहब के नाम पे लोगों को लूटने का है। अब गिटार वाली वो लड़की योंगसी के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन अपनी वो गन जमीन से बाहर निकालता है और स्पिरिचुअल सेंटर पहुंच जाता है और सेंटर के हाल में वही औरत योंगसी की तारीफ करने में लगी होती है ताकि वो लोगों को मिसगाइड कर सके। और यहाँ पे पहुंच के शेन उसके एक एक करके सभी चेलों को मारने लगता है। अब फायरिंग की आवाज सुन के सभी लोग खामोश हो जाते हैं और हाथ में गन लिए हुए शेन वहाँ पे पहुंच जाता है। वो आओ देखता है न ताओ, पहली ही गोली वो बुलहट के कंधे पे मारता है और वो सभी लोगों के सामने बुलहट के किए गए क्राइम के बारे में पढ़ता है कि आज तक उसने 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला है, 6 पुलिस ऑफिसर को मारा है। और बुलहट यहाँ पे कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, हर किसी की मौत तय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गॉड से नफरत करने लगे। वो कहता है कि हर एक की मौत लिखी होती है और हम तो सिर्फ वजह होते हैं। और शेन उससे कहता है कि अब तुम्हारी मौत की वजह मैं बनने वाला हूँ। और वो कहता है कि मैं 3 बार ट्रिगर दबाऊंगा, अगर एक बार भी गोली चली तो ठीक और वरना मैं तुम्हें मारे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा और इसे भी गॉड की मर्जी समझना। और अब शेन ट्रिगर दबाता है लेकिन गन जाम होने की वजह से गोली नहीं चलती और अब शेन दूसरी दफा ट्रिगर दबाता है और फिर भी गोली नहीं चलती। और अब बुलहट के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। और अब तीसरी बार शेन जब बुलहट दबाता है तो गोली सीधा बुलहट के सर के आर पार हो जाती है और बुलहट वहीं पे मर जाता है। लेकिन शेन जो ही यहाँ से जाता है तो वो देखता है कि बुलहट की गर्लफ्रेंड उसका ये काला धंधा आगे चला रही थी। और अब शेन समझ जाता है कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया तो ये बीमारी और भी फैल जाएगी, एक मर गया तो दूसरा शुरू हो जाएगा। और वो कहता है कि वो सिर्फ 5 तक गिनेगा, जो भागेगा वो बच जाएगा और जो यहीं पे रुकेंगे वो मारे जाएंगे। और इसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगता है और आखिर में वो बुलहट की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। और इस तरह से शेन दुनिया के नंबर 1 क्रिमिनल को मार के अपना टारगेट पूरा करता है। और इसके बाद वो खुनाई को कॉल करके कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है। और जैसे ही वो बाहर आता है ढेर सारी पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है और शेन दिखावे के लिए एक लड़की को होस्टेज बनाता है और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और पुलिस की कार में बैठने से पहले वो मीडिया से कहता है कि मेरा नाम शेन है और मैं इस दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ। अब पिगी टीवी पे न्यूज देखती है कि शेन को सजाए मौत हुई है। और अब कुछ दिनों के बाद
तब डॉक्टर नीना शेन से मिलने के लिए आती हैं और उसके सारे बाल झड़ चुके थे और नीना शेन से कहती है जो तुम चाहते थे वो हुआ है, हर किसी की जुबान पे तुम्हारा ही नाम है। और शेन नीना को बताता है कि यहाँ पे मेरा हेल्थ चेकअप हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं है और वो उसे बताता है कि शायद उस स्पिरिचुअल सेंटर में रहने की वजह से ये चमत्कार हुआ है। तो नीना उससे बताती है कि तुम्हें कभी कैंसर था ही नहीं, जो हेल्थ रिपोर्ट्स मैंने तुम्हें दी थी वो मेरी थी। और वो कहती है कि सारी उम्र मैं गैंगस्टर और गुंडों को ही ठीक करती आई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाहते हुए अपनी जिंदगी का इख्तिताम एक नेक काम पे किया जाए। मैंने सोचा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे, लेकिन तुमने और ज्यादा मर्डर किए। चलो अच्छा ही हुआ, एक तीर से 3 शिकार हुए, तुम, हॉन्की और बुलहेड। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिला और जो मैं चाहती थी मुझे मिला, और इस समाज से 3 बुरे लोग खत्म हुए। और इसकी बातें सुन के शेन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आने लगती है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी बातों पे गुस्सा ना आना, ये सीख भी मुझे उन्हीं 2 मर्डर से मिली है और इन मर्डर्स को करने में न जाने में से ही मैंने भी बहुत से अच्छे काम किए हैं जिससे मैं आज खुश हूँ। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर होनाई पिगी के पास जाता है और उसे कहता है कि मरने से पहले शेन तुम्हारे हाथ से शेविंग कराना चाहता है। अब पिगी जेल में जाके शेन की शेविंग करती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शेन आखिरी बार पिगी को गुड बाय कहता है और यहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद पिगी को एक एनवेलप दिया जाता है और जिसमें उसने अपनी दादी की दी हुई घड़ी छोड़ी होती है और पिगी ने उसे उसका कोट सिला के दिया होता है जो कि उसके बाप ने फाड़ दिया था। और अब मौत से पहले वो दुनिया को सॉरी बोलता है और उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाया जाता है और इसके बाद उसे बेड पे लिटा के उसे शूट कर दिया जाता है। और अब शेन स्माइल करके अपनी मौत को वेलकम करता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है।